सो हेलो एवरीवन, कैसी है यहाँ पर मेरी नीट 2026 की जनता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और ये सीरीज का आज होने वाला है चौथा पार्ट, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जेई 2026 के अंदर पूछे गए 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं वो चैप्टर आपके यहां पर है रे ऑप्टिक्स, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यहां पर नीट के लिए भी। और दूसरा चैप्टर जो है वो है यहां पर डुअल नेचर, ठीक है, लाइट की दोगलापंथी, दूसरा चैप्टर, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है, यहाँ पे मजे से यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज आपको और बता देता हूं कि यहाँ पर पूरी सीरीज के अंदर 10-10 क्वेश्चन करके आप यहाँ पर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जेईई मेंस के फिजिक्स के कर डालोगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहां पर आपके सामने इसके बाद 12th की एक वीडियो और आएगी। और जहां तक मुझे लगता है 11th के अंदर भी 5 वीडियोस और है, तो टोटल 50-50 100 क्वेश्चन तो आपको यहां पर मिलने ही वाले, जो कि बहुत अच्छे से आपका यहां पर तैयारी भी करा देगा कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो कुछ ऐसा है, यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पहली बात तो जेईई 2026 24 जनवरी ऑनलाइन का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि मैंने लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ फॉल्स, ठीक है, लाइट आपकी किसी मेटल प्लेट के ऊपर गिरती है, ठीक है, आपका उससे क्या बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से क्वेश्चन है। तो उसके अंदर के जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आता है वो 3.2 वोल्ट आता है, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकता हूं क्योंकि v गिवन है, तो ई से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और जब वही हम लोग सेकंड लाइट वेवलेंथ यूज करते हैं, वेवलेंथ को डबल करके, ट्वाइस करके इनिशियल वाले से, ठीक है, तो वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है 0.7 वोल्ट, ठीक है, 0.7 वोल्ट से हमारा ड्रॉप हो जाता है। तो यहां पर आपसे पूछना है, यहां पे आपको बताना है कि वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइट इन मीटर कितना आएगा, ठीक है, वेवलेंथ निकालना है यहां पे। अब एक चीज देखो, यहां पर ड्रॉप 2 लिखा है 0.7 वोल्ट, मतलब ये है कि अगर मैं K1 लिखना चाहूं तो K1 है यहां पर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और K2 जो है वो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के केसेस में फाई हमारा क्या है, सेम है। इस केस के अंदर अगर हमारा लैम्डा है तो इस केस के अंदर यहां पर लैम्डा 2 लैम्डा के बराबर है। तो फटाफट इक्वेशन लगा लेते हैं, K max इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस का फाई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पहली इक्वेशन बनाता हूं तो HC बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू K कितना है 3.2 प्लस का फाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाता हूं तो HC अपॉन में 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0.7, ठीक है, प्लस का फाई। अब यहां पर मुझे लैम्डा निकालना है, क्योंकि मुझसे लैम्डा पूछे, दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तो फाई पतली गली से निकल लेगा, ठीक है। तो बचा क्या मेरे सामने, ये बचा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करूंगा तो एससी बाई लैम्डा में से एससी बाई 2 लैम्डा गया, तो एससी बाई 2 लैम्डा ही बचेगा, आधे में से, एक में से आधा गया। तो यहां से जब लैम्डा आप निकालोगे तो लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना लिखोगे यहां पर, एचसी की वैल्यू कितनी है 6.6, 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन में यहां पर नीचे आएगा 2.5 इंटू में 2 भी है ये वाला, और यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब थोड़ा सा यहां पर मोटा मोटा काम एक कर लेते हैं कि भाई ये 10 की पावर वाले टर्म्स को कैंसिल कर लेते हैं, 19 34 में से गएगा तो बचेगा माइनस का 15, माइनस का 15 आपके 10 की पावर 8 को खा जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 7 बचने वाला है, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, यहां पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा, ऊपर वाला मटेरियल मैं पूरा लिख देता हूं, ऊपर जो बचने वाला है 3 इंटू 1 6.6, मतलब 6 इंटू 18 18 और 1 19 19.8 ऊपर बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 5 इंटू 1.8 1.6 सॉरी 5 इंटू 1.6 बचेगा कितना 8, ठीक है। और काटा कुटी अगर बचाना शुरू करते हैं तो यहां पर 8 2 जा 16 और यहां पर 38 बचेगा पॉइंट लगा के, तो 8 38 मतलब अप्रॉक्स 5, तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। चलो अगला देखो, यहां पे अगला क्वेश्चन में जूम कर देता हूं एक बार, आराम से देखो क्या ये आपसे हो पाता है, पॉज करके स्क्रीन लगाने की कोशिश करो, इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखो यहां पे, तो यहां पे अगले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपके सामने जो यहां पे लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर गिवन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के अंदर इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर गिवन किसका गिवन है, ठीक है, मतलब जो भी है लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर गिवन है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, ऐसे सवाल आते हैं नीट के अंदर कि भैया आपके सामने ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है, ठीक है। तो आपके सामने जो ओमेगा बड़ा है, जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 से यहां पर ओमेगा 2 ओमेगा 1 से आपका बड़ा है, तो जो ओमेगा बड़ा होगा उसको यहां पर हमें कंसीडर करना है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो आपको पता होगा चाहिए कि 2 पाई एफ जो होगा वो 12 इंटू 10 टू दी पावर 15 के बराबर होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आएगी
फ्रीक्वेंसी निकल आएगी 12 इंटू 10⁻15 अपॉन में 2 पाई। क्लियर है? अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि इसको मिडल सरफेस पे गिराया गया, और जब इसको मिडल सरफेस पे गिराया गया तो वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम के मैक्स पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ यहाँ पर के मैक्स निकालते हैं। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, पूरी कैलकुलेशन है। के मैक्स यहाँ पर गिवन है, तो पहली बात तो एच एफ लिखेंगे 3 पॉइंट लिख रहा हूं। एच की वैल्यू कितनी होती है, एच एफ माइनस का 5, ठीक है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो भाई साहब मैं लिखूंगा 6.6 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 12 इंटू 10⁻15 अपॉन में 2 पाए। और एक चीज और, माइनस का यहां पर जो आपको गिवन है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। अब भाई साहब समझदारी ये कहती है कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन से हटाए से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मुझे यहां पर 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंसर है वो भी आपसे किससे मांगा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा है, ठीक है। तो यहां पर जब काटाकुटी मचाएंगे तो एक काम करते हैं, हमारे सामने जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जरा ऑप्शन को घूरो यहाँ पे, 3.8 7.8, ठीक है। तो ऑप्शन बड़े दूर दूर है। जब भी बहुत दूर ऑप्शन है तो अप्रोक्सीमेशन का गेम खेला जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन कुछ ऐसा खेलूंगा, इस 2 पाई को इससे कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि 2 पाई अप्रोक्स 6 के अराउंड आएगा और ये भी समथिंग 6 के अराउंड है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है। बचा हुआ माल जो ऊपर, उसको देखते हैं यहाँ पे। तो बचा हुआ जो ऊपर माल है वो बचा 12 इंटू 10⁻, यहां पर आपके सामने 34 में से इतना गया तो कितना बचा यहां पर, -19 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी और ये भी खत्म हो गए, ठीक है। अब 1.6 में से यहां पे 0 लगा देता हूं, 16 से इसको काटाकुटी मचाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 60/8, 30/4, 15/2, ठीक है। मतलब कि 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करना है। तो ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्स आपका हो जाएगा यहां पर, अगर मैं इसको 3 मानता हूं तो 3 में 4.5 और 4.5 में प्लस ऐड कर 4.7, मतलब कि जो आपका ऑप्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, पहले बात ध्यान से सुनना, आसपास है वही होगा। तो सबसे नजदीकी ऑप्शन 4.7 का क्या है, डी 5.1, ठीक है। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि देखो बाकी सारे ऑप्शन बड़े दूर दूर है। 3.8 बहुत दूर है, 7 बहुत दूर है, 6 भी बहुत दूर है, 5.1 आपका 4.7 के सबसे करीब है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखो अप्रोक्सीमेशन यहां पे लगाया मैंने कैसे, क्योंकि मुझे ऑप्शन बड़े दूर दूर दिख रहे थे, इसलिए अप्रोक्सीमेशन लगाया, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा, वैल्यू को रख के देखोगे तब भी, क्योंकि मैंने बस यहीं पे अप्रोक्सीमेशन का खेल खेला और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये 25 का क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन देखते देखते लगा कि आपको बता देना चाहिए, एक बार क्वेश्चन देख लेना चाहिए। तो स्मॉल मिरर ऑफ मास m, ठीक है, उसको सस्पेंड किया गया है थ्रेड से लेंथ l का। अब स्मॉल एंगल थ्रू विच द थ्रेड विल बी डिफ्लेक्टेड व्हेन द शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर एनर्जी ई फॉल्स ऑन अ नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है। अब पहली बात तो यहां पर कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से, एक यहां पर वॉल है, ठीक है, वॉल के यहां पर आपके सामने एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। मैं मिरर लगा देता हूं, ठीक है भाई साहब, मिरर लगा दिया, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो यहां पे L है, ठीक है। अब भाई साहब यहां पर एक बंदा जो है, या फिर कह लो यहां पर एक लेजर लाइट आ रही है, इससे टकरा रही है, और टकराने के वापस है, क्योंकि मिरर इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, नॉर्मली सरफेस पे टकरा दी, देखो यहां पे फॉल्स नॉर्मल ऑन द मिरर, ठीक है। अब आपको पता है ई एनर्जी की लाइट अगर आई है तो इसके ऊपर जो लगने वाला अगर रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको पता ये होना चाहिए कि जो फोर्स लगता है वो लगता है 2E/c, क्योंकि यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि रेडिएशन प्रेशर जो होता है P जो आता है यहां पे 2I/c होता है, और I जो होता है वो E/A इंटू टी के बराबर होता है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करता हूं, तो यहां पे f जो आप लिखते हैं, f लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p जो आपका आएगा वो 2E/c आएगा। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि जब ये रेस से टकराएगी या फिर ये जो लेजर लाइट से टकराएगी, तो भाई साहब ये जो आपका थ्रेड है ये कुछ स्मॉल एंगल थीटा यहां पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और मिरर एज इट इज यहां पर मैं बना देता हूं, मिरर एज इट इज इसके ऊपर ऐसे लटका रहेगा, भाई साहब मालिक कहते हुए, मालिक मेरे को भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ये मिरर ऐसा लटका हुआ है, ठीक है। अब यहां पे मिरर का मास भी दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मिरर का मास दे रखा है तो आपको पता है कि नीचे की तरफ लगने वाला है क्या, mg, ठीक है। अब यहां पर ये जो आपके सामने पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा यहां पर मूवमेंट हुआ है, इसके अंदर ये मिरर का पोर्शन है, और यहां पर आपके सामने पूछा यह जा रहा है कि मुझे थीटा बता दो, और आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहां पर दिए हुए हैं।
ठीक है। अब यहां पर आपको थीटा बताना है, तो एक काम कर सकते हैं पहले तो कि यहां पर अगर मैं थीटा की बात करूं तो देखो ऑप्शन में कुछ ऐसा कुछ यहां पे दिया हुआ है, रूट जीएल वगैरह आया हुआ है। तो रूट जीएल अगर आया है तो यहां पर लेंथ की कुछ ना कुछ बात होगी, और लेंथ की अगर बात होगी तो यहां पर अगर मैं इसको यहां पर ध्यान सुनना, इसको अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई ये ग्राउंड फ्रेम है, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। अगर इसको मैं बोलता हूं यहां पे ग्राउंड फ्रेम है, तो ये जो आपका मास है ये चल के इतना ऊपर गया है, ठीक है। तो यहां पर दो गेम आप खेलोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दो गेम आप खेलोगे। पहला गेम तो ये खेलोगे कि आपको पता है इसका मोमेंटम, पहले वेलोसिटी जीरो थी फिर वेलोसिटी वी हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा mv माइनस जीरो इज इक्वल टू 2e बाई सी के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां से वेलोसिटी पता चल गई कि वेलोसिटी जो होगी इसको जो यहां मिलेगी, जो इसको ढकेल किधर लेके जाएगी, वो हो जाएगी 2e अपॉन में mc, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई मोमेंटम के कंजर्वेशन से, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी एनर्जी के कंजर्वेशन से, ठीक है। एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएं या फिर यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करें, तो यहां पे लिखा जाता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब आपको पता है यहां mg का वर्क डन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो mg का वर्क डन जब आप लिखोगे आपको याद होगा कि l लेंथ से अगर ये इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो ये जो लेंथ आपकी आती है इसको बोलते हैं L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन बाय mg, क्योंकि इस लेवल पे रहेगा तो mg का वर्क डन जीरो, इससे यहां पे इतनी लेंथ ऊपर हाइट, इतनी हाइट ट्रेवल किया h, तो यहां पे लिखोगे माइनस ऑफ, क्योंकि ये नेगेटिव का वर्क डन करेगा, माइनस ऑफ mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू लिख रहा हूं, ठीक है। यू फाइन, यू इनिशियल आपका क्या है, यू इनिशियल आपका जीरो, यू फाइनल इतने पे, ठीक है, माइनस ऑफ यू लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर के फाइनल तो जीरो है, के इनिशियल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। क्लियर। m ने m को मार दिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ये gl है तो मैं इसको लिखूंगा gl, और यहां पे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा को लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। क्लियर है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब यहां पर जब मेरे सामने जीएल आ चुका है, मुझसे थीटा पूछ रहा है, थीटा मेरे को दिख रहा है। अब क्योंकि यहां पर थीटा, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थीटा आपका स्मॉल है तो साइन थीटा जो होगा वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, 2gl को अलग बैठा लेते हैं और साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख के इधर लिखते हैं हाफ वी स्क्वायर, और अगली ही इक्वेशन के अंदर इसको लिखते हैं थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और v की वैल्यू वहां से उठा के 2e अपॉन में mc का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से एक स्टेप समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, जब इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2gl थीटा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 4e स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर और c स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से अगर देखा जाए तो भाई ये जो आपके सामने है, इस 2 ने इस 2 को मार दिया और इस 2 ने इस 2 को मार दिया, तो मेरे सामने बचा क्या, मेरे सामने जो बचा मैं उसको लिखता हूं यहां पे थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4e स्क्वायर अपॉन में ये जीएल नीचे जाएगा, जीएल एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, और जब थीटा निकालोगे तो 2e अपॉन में एम सी अंडर रूट जीएल के बराबर हमारा थीटा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पर थीटा आपका निकलेगा और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक बार पॉज करके अपने से पूरी तरीके से सीधे समझ लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, जीएल के टर्म्स में आंसर पूछ रहा है, इस वजह से यहां पर इतनी सारी चीजें हमें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, अब रे ऑप्टिक्स की चीजें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपके सामने दो अलग अलग लेंस दिया हुआ है, ठीक है। और इस लेंस के अंदर जो म्यू है यहां पर वो लेंसेस का अलग अलग है, ठीक है, 1.5 1.2, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, 12 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है कितने पे, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, और इसका फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ अलग आएगा, इसका f1 इसका आएगा f2, ठीक है। तो यहां पर जब मैं पहले वाले का फोकल लेंथ निकालूंगा तो मैं देखो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में f1 इज इक्वल टू, इसका म्यू कितना है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 म्यू माइनस 1 अपॉन में r1 कितना है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, 1/15 है, ठीक है, 1/15 r1 है प्लस का, तो 1/15
और माइनस का 1 बाई इंफिनिटी, क्योंकि आपका प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो F1 जो आ रहा है 1 अपॉन, वो आ रहा है 1 अपॉन में 30। क्लियर है। अब F2 की बारी है यहां पर। अगर मैं F2 की बात करता हूं यहां पे, तो F2 के अंदर क्या होगा, यहां पे F2 के अंदर हम लिखेंगे 1 अपॉन में F2 0.2, ठीक है। 0.1 में से इसको 0.1.2 को 1 में से घटाएंगे तो 0.2, ठीक है। और यहां पे 1 अपॉन में इंफिनिटी माइनस ऑफ दी -12, ठीक है। तो यहां से जो आपका F2 आएगा वो आ जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ठीक है। तो यहां से 1 अपॉन F2 जो बनेगा वो बनेगा 1/60, ठीक है। तो ये माइनस का बन रहा है कि प्लस का बन रहा है, ठीक है। दोनों प्लस के ही बन रहा है, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस के ही बन रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पे F इक्विवेलेंट अगर निकालना रहा हमें, ठीक है, तो F इक्विवेलेंट को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि भाई साहब इसका F इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा यहां पे 1 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में 60, ठीक है। तो 1 अपॉन में 30 प्लस 60 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहां पे 2 + 1, तो F जो आएगा इसका फोकल है वो 20 सेंटीमीटर आएगा। फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस है 30 सेंटीमीटर पे। तो आपको पता होना चाहिए इसके अबाउट ऑब्जेक्ट इस तरफ ही लगेगा यहां पे कुछ ऐसे, और यू क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, F अपॉन में F प्लस यू। तो फोकल लेंथ 20 अपॉन में फिर फोकल लेंथ रखेंगे फिर से 20 माइनस का 30, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन फिर से देखो यहां पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है एकदम से, ठीक है। देखो यहां पे समझो, अगर समझ में आता है तो करके देखो, पॉज करके एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका। तो यहां पर पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस की बात किया है। अब यहां पे बोला क्या है कि भैया एक आपका है बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो बनाते हैं। यहां पे एक है बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय का मतलब होता है दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, ठीक है। दूसरा है प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव चाहे ऐसे बना लो चाहे कैसे ही बना लो, ठीक है। चाहे इस उल्टा वाला बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो यहां पर म्यू है, इसका म्यू है 1.5 और इसका म्यू है 1.7, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इनका, ठीक है, लिखा है इफ द कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज एग्जैक्टली, मतलब कि इसका रेडियस कर्वेचर बैक सरफेस ऑफ द बाय कॉन्वेक्स, मतलब ये है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है वही इसका भी R2 है, ठीक है। तो पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो क्या होगा, R1 अपॉन में R2 पूछा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वही लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन में F1, क्योंकि एक चीज और बोला है इसके अंदर, एक चीज और देखो, पावर जो है वो आपका यहां पर सेम है दोनों का, मतलब इसकी पावर अगर P है तो इसकी पावर भी क्या आ रही है, P आ रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको बोल देते हैं भाई साहब पावर इसकी P है तो इसको भी P रिप्रेजेंट, क्योंकि 1 अपॉन F P के बराबर होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे 0. म्यू माइनस 1 0.5 और 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, और यहां पे आ जाएगा बीच में प्लस का साइन, क्योंकि यहां पर आपके सामने पता है कि पहले सरफेस आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव होता है कर्वेचर के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगले वाले की फिर से लिखेंगे पावर, तो इसकी पावर मैं इसके नीचे लिखता हूं ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। यहां पर 0.7 को 1.7 से माइनस करेंगे, 1.7 को 1 से माइनस करेंगे 0.7 बचेगा, और प्लेनो कॉन्वेक्स है तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में R2 ही बचेगा, क्योंकि यहां पर आपके सामने मैं पूरा ही लिख देता हूं, नहीं दिक्कत हो जाएगी यहां पर बहुतों को, माइनस ऑफ दी -1 अपॉन में R2, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, दोनों को एक साइड ले आते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 0.7, ठीक है। अब यहां पर 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 0.5 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ठीक है। अब पॉइंट खत्म, जब पॉइंट खत्म तो ये हो गया 7/5 1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 और प्लस का 1 अपॉन में R2, ठीक है। अब यहां पर रेशियो आपको साफ साफ आता दिख रहा है, बस सॉल्व करना बाकी है यहां पे, तो सॉल्व करके खत्म ही करते हैं इसको। तो सॉल्व करने में जब हम आगे बढ़ेंगे यहां पे, तो पहली बात तो 5 उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 अपॉन में R2 विल बी इक्वल टू 5 अपॉन में R1 प्लस 5 अपॉन में R2, R2 इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में R1, R1 अपॉन में R2 जो आएगा वो आएगा 5/2। तो यहां पे 5/2 अपने पास कोई ऑप्शन है, 5/2 ऑप्शन हमारा बी है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन का पड़ाव पार हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इसके अंदर बोल रहा है कि भाई आपको बताना है फॉर अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ मिनिमम
डेविएशन इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कंडीशन पहले क्या दे रखी है कि भैया मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, डेल मिनिमम की बात हो रही है, और जब भी डेल मिनिमम बोले तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए R1 इज इक्वल टू R2, I इज इक्वल टू E, और यहां पे साइन, ठीक है, साइन क्या लिखते हो यहां पे, डेल M प्लस A बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू, ये चमक जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, अब यहां पे बोला क्या है, सब काम कर देते हैं यहां पे, मिनिमम डेविएशन इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब कि रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, A के बराबर है, तो चलो इस क्वेश्चन पुट करते हैं, ये हो जाएगा साइन A प्लस है 2A, 2 से 2 ने मार दिया, साइन A अपॉन में साइन A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज देखो, साइन A अपॉन में साइन A बाई 2 है। ठीक है, ये साइन A को देखो कैसे मैं ओपन करता हूं, 2, थोड़ा कष्ट की बात हो जाती है नीट वाले बालकों के लिए, पर भाई कष्ट नहीं लेना है, कष्ट देना है और यहां पे सवाल को करना है, वरना यहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो यहां पे साइन A बाई 2, साइन A बाई 2 खत्म, तो यहां पे दिखा पहला रिलेशन है 2 cos A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, म्यू मतलब वही एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो एक रिलेशन मुझे मिल चुका है यहां पे। ठीक है, मेरे को यहां पे कुछ एन के बारे में कमेंट करना है, एन का कुछ रेंज वगैरह गिवन है। अब देखो रेंज से कैसे खेलना है इसको समझना आपको। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने 2A इज इक्वल टू cos A बाई 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहां पे, अगर मैं यहां पर A की वैल्यू को 0 पे लेके जाऊं, तो A की वैल्यू 0 रखूंगा तो cos 0 बन जाएगा, और cos 0 अगर बन गया तो cos 0 होता है 1 के बराबर, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू हो जाएगा यहां पर 2 के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर पहला रिलेशन मिल गया है कि म्यू जो है यहां पर कुछ 2 के टर्म्स में है, अगर A 0 है तो A को मैंने मिनिमम कर दिया। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर 2 कौन कौन से ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन में ही 2 है, 1 2 3, तो मतलब पहला एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन तो हमारा गया, डी ऑप्शन तो खत्म है, क्योंकि म्यू का रिलेशन कुछ 2 के साथ आएगा, डी ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, अब बाकी रिलेशन कैसे निकालेंगे उसको समझने के लिए यहां पे समझो पहली बात, देखो ये बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है यहां पर कि भाई मेरे को बताना है, देखो पहले ऊपर करते हैं यहां पे, एक रिलेशन आपको समझ में आ गया, अब दूसरा रिलेशन देखो क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि भाई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, और आपका मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब यहां पर आपके सामने प्रिज्म के अंदर से रे एंटर करेगी और यहां पर रे बाहर आएगी, तभी मिनिमम डेविएशन पॉसिबल है। अगर यहां पर रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाए तो मिनिमम डेविएशन नहीं होगा भाई, कंडीशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मुझे इसके लिए एन का एक रिलेशन बताना है एंगल के साथ, या फिर एन का मुझे रेंज देना है। तो एक काम कर लो, ये तो एंगल ए है। ठीक है, एक काम करते हैं यहां पे, मान लेते ये है कि मिनिमम डेविएशन है, तो आपको पता है R1 R2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो R2 एंगल है, ठीक है, ये जो साइन आपका R2 है जो यहां से निकल रहा है, वो आपका हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तभी ये बाहर आएगा, ध्यान से समझना। और बाहर क्यों लेके आना है, क्योंकि भैया मिनिमम डेविएशन है, अगर बड़ा हो गया तो बाहर आएगा ही नहीं। तो एक कंडीशन यहां से बनेगी, बोलोगे सर ये दिमाग में आएगी कैसे, दिमाग में आएगा तब जब आप सॉल्व करोगे, जब आप मेरी बात सुनोगे, और उसके बाद ये कंडीशन समझ में तब आएगी जब यहां पर सोचोगे कि यहां पर मुझे रेंज बतानी है, और रेंज बताने के लिए म्यू की कंडीशन चाहिए, मुझे म्यू की कंडीशन बनानी है, रिफ्रैक्टिव कंडीशन बनानी है। अब आपको पता है साइन सी जो होता है 1/n के बराबर होता है, तो देखो यहां पे साइन R2 जो है वो एग्जैक्टली साइन R है। ठीक है, और जब भी मिनिमम डेविएशन कंडीशन होती है, ये R जो होता है, ध्यान सुनना, ये R जो होता है मिनिमम डेविएशन कंडीशन जब आती है तो ये बन जाता है आपका किसके बराबर, A/2 के बराबर। तो A/2 शुड बी लेस देन 1/n। अब n की वैल्यू किसके बराबर है, या फिर म्यू की वैल्यू। ठीक है, n भी, और यहां पे स्लैश म्यू भी लिख देता हूं। ठीक है, ये म्यू भी है और ये n भी है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं n की वैल्यू को पुट करता हूं तो देखो ध्यान से क्या लिखा जाएगा, साइन A/2 शुड बी, यहां पे नीचे लिखेंगे कितना, 2 cos A/2। देखो ये आ गया ना रिलेशन। अब यहां रिलेशन क्या बना कि भैया रिलेशन ये बन रहा है कि इधर आएगा तो बन जाएगा 2 cos A/2 साइन A/2 लेस देन 1। अब ये वापस से किसके बराबर होता है, ये वापस से आपका बराबर हो जाता है साइन A लेस देन 1। ठीक है, अब जरा मुझे समझाना, A की वैल्यू यहां पर क्या है, A की वैल्यू यहां पर लेस देन 90। ठीक है, और वहां पर जो हमने A की वैल्यू निकाली थी वो किस पे थी, 0 पे थी, मतलब 0 के ऊपर डिफाइन हो रही थी। तो यहां पर A की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन यहां पर A की क्या बन रही है, ध्यान समझना, कंडीशन यहां पर A की बन रही है कि भाई A जो होना चाहिए, ध्यान से देखो, A जो होना चाहिए
वो लेस देन 90 और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब 0 से 90 के बीच में अगर ये चीजें हो रही हैं आपकी ए की, तो यहां पर n कितना आएगा, तो n की वैल्यू किसके बराबर है, n की वैल्यू 2 cos a/2 के बराबर। ठीक है, 0 डिग्री पे आपका जो म्यू आ रहा था वो आ रहा था यहां पर कितना, म्यू आ रहा था यहां पर आपके सामने जो, या फिर n आ रहा था आपके सामने 2। ठीक है, और 90 डिग्री पे यहां पर जो आपका यहां पर म्यू आ रहा था वो आ रहा था यहां पर, ये वैल्यू पुट करो 2 cos a/2 मतलब 2 इंटू 1/√2, तो ये बन जाएगा √2। तो यहां पर आंसर जो आएगा म्यू जो होना चाहिए वो 2 और यहां पर √2। ठीक है, अब ये कंडीशन कोई मेरे पास है क्या यहां पे, तो अगर ये कंडीशन देखी जाए तो हमारे सामने यहां पर ये कंडीशन है बी, पर मेरा आंसर थोड़ा उल्टा आ रहा है इसका, क्योंकि यहां पर √2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज समझो, यहां पे गलती हमने लगता है कर दी है, गलती ये कर दी है यहां पर कि ये जब रिलेशन जाएगा तो ये एरो स्विच हो जाएगा, मतलब कि जब रेसिप्रोकल में चीजें होती है तो यहां पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि जो आपका साइन होता है वो पलट जाता है। तो ये जो आपके सामने है ये ऐसे ना लिखकर ये आपका होगा म्यू आपका √2 से बड़ा और 2 से छोटा, तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि रेसिप्रोकल में जब चीजें हम लोग लेके जाते हैं ना तो उसके अंदर साइन जो होता है वो पलटता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कुछ इस तरीके से यहां पर है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं यहां पर अगर मैं लिखता हूं 1/, जब भी मैं लिखूं यहां पे कि भाई a इज ग्रेटर देन b, ठीक है मैं समझा देता हूं, तो यहां पे 1/a जो होगा वो लेस देन 1/b होगा। तो रेसिप्रोकल के अंदर जब चीजें जाती है तो पलट जाता है साइन, तो वही चीज यहां पर थी, मिस्टेक हो गई थोड़ी, इस वजह से यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा उल्टा। ठीक है, इसको से रहने दो वैसे तो। ठीक है, ये वाला कंडीशन सही है। ठीक है, बस मी वाली कंडीशन पलटेंगी यहाँ पे, तो मी वाली कंडीशन पलटेंगी, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है, एक बार फिर से गौर करना है इसके ऊपर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ये बकवास कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको परेशान करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 3 आपके पर्सन है, 3 नहीं 4 नहीं 5 है। ठीक है, 5 लोग हैं, सबकी रीडिंग यहां पर दी है, बोला गया है कि u और v का आपका यहां पर ये है, ये अगर u है तो ये v है इसका। ठीक है, बोला गया है कि एक लेंस के सामने खड़े हैं, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इसका पावर जो है वो 5d के बराबर है। ठीक है, तो बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बताना है इनको। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि भैया 5d अगर ये है तो पहली बात तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं 100 में f, क्योंकि सेंटीमीटर में होता है, 5 के बराबर है तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे कि भैया फोकल लेंथ जो होता है 1/f जो होता है 1/v माइनस 1/u, लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो f की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि देखो u हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, u हमेशा यहां पर नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि लेंस के रिस्पेक्ट में आपका एलएचएस पे पड़ेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो u नेगेटिव तो ये पॉजिटिव फॉर्मूला में चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा uv अपॉन में u प्लस v। अब सारी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। ठीक है, फॉर पर्सन 1 जो वैल्यू है वो है 25 इंटू 96 अपॉन में 25 प्लस 96, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 121। ठीक है, पर्सन 2 के लिए यहां पर वैल्यू है 30 इंटू 62, ठीक है, अपॉन में 30 प्लस 62 92। पर्सन 3 के लिए जो वैल्यू है यहां पर वो है 35 इंटू 37 अपॉन में, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 72। पर्सन 4 के लिए जो वैल्यू है वो है 45 इंटू 35 अपॉन में, ये हो जाएगा कितना 80। ठीक है, और पर्सन 5 के लिए जो वैल्यू है वो है 50 इंटू 32 अपॉन में 82। ठीक है, अब जिसका आंसर जो आप देख लो यहां पे सारे फोकल लेंथ है, जिसका आंसर 20 से मिलता जुलता आए वो हमारा सही है, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने अगर हम इसको मैच करते हैं, बड़ा खतरनाक सा है यार ये तो। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसको अगर मैं ऑलमोस्ट से काम नहीं चल सकता इसका। ठीक है, एक काम करो आप लोग, एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है, मेरे को कैलकुलेशन से थोड़ी इतना प्यार नहीं है जितना इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू f से यहां पर रिलेटेबल है वो आपका हो जाएगा, और एक बार चेक करो इसके अंदर कौन सा आंसर सही है। मैं आपको एक बार देख के बता देता हूं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आप देखना ये इससे आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना मैच ना करे तो। ठीक है, देखेंगे इसको। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसका आंसर।
कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर इतना है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 8 का मतलब है 7वां, 3 चौथा, 1 2 3 4। इसका आंसर सी है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखना P3 की रीडिंग इनकरेक्ट आ रही है क्या, ठीक है। और वो तरीका वही है, आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इफेक्ट डिफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला है कि यहां पर एक अनपोलराइज लाइट है, उसके और यहां पर दो मीडियम जो है, जो आपका इंसिडेंट मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और उसके बाद दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव 2√3 है, ठीक है। उसके बीच में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो आपसे पूछा है कंडीशन पूछा जब आपका रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे के, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल है ना, जब रिफ्रैक्टेड है, ये आपका पूरा का पूरा बन गया वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक आता है ब्रेविस्टर एंगल, और ब्रेविस्टर एंगल में जब होता है तो tan थीटा आई जो होता है वो म्यू के बराबर होता है। यहां क्योंकि आपके सामने दो अलग अलग मीडियम है तो म्यू आर लिख देना, ठीक है। म्यू आर का मतलब जिसमें आपका रिफ्लेक्टेड रे हो, और नीचे लिख दो जिसमें आपका इंसिडेंट रे हो, ठीक है। तो यहां पर tan थीटा आई रिफ्लेक्टेड है किसमें? 2√3, और यहाँ पे 2, तो tan थीटा आई √3 के बराबर, तो थीटा आई किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। ब्रेविस्टर एंगल का क्वेश्चन था जो रे ऑप्टिक्स के अंदर पूछा गया था 2026 के अंदर ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई साहब आपके सामने, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी आमतौर पे लंबी बने क्योंकि कैलकुलेटिव वाला पार्ट है पूरा का पूरा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब दो लेंसेज हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, चलो कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। दूसरा यहां पे कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ है यहां पर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि एंड दिस कॉम्बिनेशन हैज अ मैग्निफिकेशन M1। इनको पहली बार विदाउट एनी गैप प्लेस किया गया, ठीक है। चलो इनकी गैप को, इनकी दूरियां मिटाते हैं, हो गया। चलो भाई दूरियां नहीं मिट पाएंगी, ठीक है। अभी मान लेते हैं नो गैप, ठीक है। इनके बीच में कोई गैप नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो भैया मैग्निफिकेशन कंबाइन पहले सिस्टम का देखते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 1 में F इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस का 5 माइनस का 1/4, ठीक है। तो यहां से जो F इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 4 - 5 अपॉन में 20, तो फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालना है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है M = F अपॉन में F माइनस नहीं प्लस का U, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद होना चाहिए भाई, नहीं तो एग्जाम में फिर भाई अपॉन V प्लस 1/U करते रह जाओगे, ठीक है, घंटी बजाते रह जाओगे। तो फोकल लेंथ माइनस का 20 प्लस का U कितना है 10 सेंटीमीटर पर, क्योंकि यहां पर U हमेशा नेगेटिव होता है तो यहां पर माइनस का 20 लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2/3, मतलब कि पहले केस के अंदर मैग्निफिकेशन आ रहा है 2/3, ठीक है। चलो अगले केस की बात करते हैं यहाँ पे। अब अगले केस के अंदर क्या है देखते हैं यहाँ पे। अगले केस के अंदर मुझसे ये बोला जा रहा है, मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपका जो लेंस है उनके बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है लेंसेस के, ठीक है, और उनके बीच में दूरियां बढ़ चुकी है। अब दूरी बढ़ गई कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर आपको पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन बताइए। तो देखिए यहां पर अगर ये लेंस है, ठीक है, इसके बीच में दूरी बढ़ गई है, जैसे यहां पर अब गैप को मैं मिटा ही देता हूं यहाँ पे कि भैया अब तो गैप है, और ये जो गैप है यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो गैप है यहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर का है। अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कितने पे है? 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 बार इसकी मिरर की इमेज बनानी पड़ेगी, इसकी ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है M इक्विवेलेंट जो होता है वो 2 बार मैग्निफिकेशन किससे करते हैं? मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की इमेज अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर तो कितनी बननी चाहिए? तो सबसे पहली बात यहां पर इसका मैग्निफिकेशन निकाल दो, तो इसका मैग्निफिकेशन जो आएगा M विल बी इक्वल टू, ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला देखो, प्लस का 5 F अपॉन में F माइनस 10, तो ये आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। और आपको पता है ये किसके बराबर होता है? V अपॉन में U के, तो V की वैल्यू जो हो जाएगी प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब ये है कि भैया इसकी जो इमेज बनेगी इससे आपका 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी, और जो इससे इमेज बन रही है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर, तो इस वाले लेंस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। बट अब जो ये 9 सेंटीमीटर है इसके लिए जो U होगा, सेकंड वाले के लिए जो U होगा वो हो जाएगा प्लस का 9 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो फिर से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाते हैं, M इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4 प्लस 9 F अपॉन में F प्लस U, ठीक है।
एफ अपॉन में एफ प्लस यू, एफ अपॉन में एफ प्लस यू, 4 और 4 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 अपॉन में 4, 13 अपॉन में 4। गड़बड़ कर रहे हैं क्या कुछ हम? 9 सेंटीमीटर है यहाँ पे और यू की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। हाँ, गड़बड़ कर रहे हैं, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो ये माइनस, ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो एम की वैल्यू जो आएगी माइनस का 4 अपॉन में प्लस का 5, तो मैग्निफिकेशन 4/5 आ गई। अब जब ओके, अब जब यहां पे नेट मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/5 विच इज इक्वल टू 4/5। अब मुझसे पता है, मुझे पता है ये M2 है और M1 पहले कितना आ चुका है? 2/3। तो M1 by M2 निकालते हैं। M1 by M2 विल बी इक्वल टू 2/3 अपॉन में 4/5 जिस इक्वल टू 10/12, काटाकुटी मचा के 5/6 और आंसर आके बोले तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने का। ओके, चलिए भाई, चलिए भाई साहब, आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, ठीक है। आखिरी पड़ाव का क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपके सामने प्रिज्म का क्वेश्चन, आपका फेवरेट, ठीक है। प्रिज्म का क्वेश्चन है, बोला गया है कि अगर आपके इंसिडेंट रे पैरेलल टू द बेस है, पहली बात तो ये बेस इसके पैरेलल है 45 है, तो देखो फटाक से मुझे दिख गया ये भी 45 होगा। इमर्जेंट एंगल ग्रेज कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा। ये सब काम तुरंत करने का, एग्जाम में फटाफट बुद्धि चलाने का, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आपका ऐसे हो जाएगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 बन जाएगा। लो काम खत्म। इसकी म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? कितनी गिवन है? कितनी गिवन है? म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आहो नीचे गिवन है, ठीक है। √2 गिवन है, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, एक बार इससे इंसिडेंट करो, एक बार इससे इंसिडेंट करो, तो आपको पता चल जाएगा R1 कितना, R2 कितना। निकाल के देखते हैं। साइन 45 अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू √2 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा साइन R1 इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2, साइन R1 इज इक्वल टू 1/2, R1 इज इक्वल टू 30, R1 इज इक्वल टू 30, R2 कितना होगा? तो भैया लिखेंगे साइन R2 अपॉन में साइन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2, तो यहाँ पे साइन 90 तो गया, तो साइन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2, R2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो R1 R2 पता चल गया। R1 R2 क्या होता है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A के बराबर, और A होता है खोपड़ी वाला एंगल। तो यहां पर अगर R1 प्लस R2 देखा जाए तो 75 डिग्री है। ये 75, ये 45, ये थीटा पूछ रहा है, कहां गया? एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म। तो तीनों का मिला के सम कितना होता है? 45 प्लस 75 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि 45 75 कितना हो जाएगा? 120, 120 180 जाएंगे तो केवल 60 डिग्री बचेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मुस्कुराकर आप यहां पर कहेंगे कि हमारे 10 क्वेश्चन भी हो गए और यहां पर आपका लेक्चर जो भी हो गया समाप्त, ठीक है। तो यही तरीके से आपको 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करा के जेई के 26 के क्वेश्चन करवा डालूंगा मैं, ठीक है। अप्रैल वाले भी क्वेश्चन आएंगे, उनकी भी वीडियो बना डालूंगा। बस यहां पर तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूं उनको दोबारा करो। इसकी पीडीएफ जो मैंने सॉल्व किया है डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। जो भी यहां पर चीजें की हो इसको समझो, नहीं समझ में आए कमेंट करो, उसके ऊपर वीडियो फिर से बनाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।